INIFS के मॉड्यूल बी के मॉक टेस्ट 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मॉड्यूल बी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लगभग 50 क्वेश्चन का सेट है जिसको आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना आवश्यक है। तो आप उम्मीद है दोस्तों आपके पास कैलकुलेटर होगा। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन को, अपने इस क्वेश्चन आंसर सेशन को। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। इस प्रकार से सबसे बेहतरीन तरीके से लाभ उठा सकते हैं इस पार्टिकुलर सेशन का। तो क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डेटा दिया है एक फाइनेंशियल ईयर का। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्होंने दे रखा है 25 लाख, राइट। 25 लाख का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 25 लाख करोड़, सब कुछ डेटा करोड़ में है। रिवेन्यू रिसीट दे रखा है इन्होंने 20 लाख। ग्रांट इन एड फॉर कैपिटल एसेट दे रखा है 2 लाख। टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है इन्होंने 32 लाख। और उसके बाद जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट है वो इन्होंने 3 लाख दे रखा है, 3 लाख करोड़। फिर से मैं बता दूँ, सारा डेटा जो है करोड़ में है, राइट। तो उसके बाद और देखिए क्या दिया हुआ इन्होंने, नॉन डेट कैपिटल रिसीट के बाद इन्होंने दिया हुआ है एक्सटर्नल ग्रांट। एक्सटर्नल ग्रांट कितना है, 50,000 करोड़ है, ठीक है ना। 50,000 करोड़ एक्सटर्नल ग्रांट है। इंटरेस्ट पेमेंट इन्होंने दे रखा है 3,50,000 करोड़, राइट, 3.5 लाख करोड़। और आरबीआई होल्डिंग में इंक्रीज दिया गया है, देखिए लिखा गया ना, आरबीआई होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ है वो देखिए कि ट्रेजरी बिल जो है 60,000 करोड़ है, डेटेड सिक्योरिटी 1,20,000 करोड़ है, और 1.2 लाख करोड़ भी कह सकते हैं इसको, 1.2 लाख करोड़। और उसके बाद रूपी कॉइन है 10,000 करोड़। और उसके बाद दोस्तों लोन इन एडवांस 20,000 करोड़ है। और कैश बैलेंस बढ़ गया है कितना, देखिए लिखा गया है चेंज इन सेंटर कैश बैलेंस विद आरबीआई 10,000 करोड़, ठीक है। यानी कैश बैलेंस बढ़ गया है 10,000 करोड़ से। तो ये सब डेटा आपको दी गई हैं, राइट। अब सवाल देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बेस्ड ऑन द अबव डेटा यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, और दो सवाल है यहाँ देखिए। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट एंड व्हाट इज नेट आरबीआई क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्राइमरी डेफिसिट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें फिस्कल डेफिसिट निकालना पड़ेगा प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए। और फिस्कल डेफिसिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो डेफिसिट निकालना है ना, फिस्कल डेफिसिट निकालना है, तो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है, राइट, टोटल एक्सपेंडिचर में से, राइट, जो हमारे जितने भी रिसीट आए हैं, रिसीट कहाँ से आ सकते हैं, रिवेन्यू रिसीट आ सकते हैं, राइट। तो रिवेन्यू रिसीट ले लीजिए। उसके बाद आप जो है एक्सटर्नल ग्रांट आ सकते हैं, तो एक्सटर्नल ग्रांट ले लीजिए, राइट। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट होता है, NDCR शॉर्ट में मैंने लिखा है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, वो ले लीजिए। तो ये हमें फिजिकल डेफिसिट दे देगा। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमें 32 लाख करोड़ दे रखा है, तो यहाँ 32 लिख देते हैं, ठीक है। और रिवेन्यू रिसीट कितना दे रखा है इन्होंने, 20 लाख करोड़ दे रखा है। एक्सटर्नल ग्रांट कितना दे रखा है, 0.5, ठीक है। और NDCR कितना दिया हुआ है, देखिए NDCR 3 लाख करोड़ दिया हुआ है। तो इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 23.5, और 23.5। फर्दर आपको सिम्प्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 8.5 लाख करोड़। तो 8.5 लाख करोड़ जो है आपका क्या निकला, फिस्कल डेफिसिट निकला। और हमें निकालना क्या है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्राइमरी डेफिसिट, तो बस सिंपल है, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा हमारा 8.5 लाख माइनस 3.5 लाख। देखिए यहाँ मैं आपको शो कर देता हूँ, ये यहाँ पे देखिए अब इंटरेस्ट पेमेंट जो है हमें कितना दिया हुआ है, 3 यहाँ देखिए, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 3.5 लाख करोड़ दिया हुआ है ना इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3.5 लाख करोड़ हो जाएगा। तो 8.5 माइनस क्या हो जाएगा, 8.5 माइनस 3.5, यानी कितना हो जाएगा, ये लगभग 5 हो जाएगा, राइट। तो ये जो हमारा 5 लाख निकला है, ये क्या निकला है, प्राइमरी डेफिसिट निकला है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 लाख हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नेट आरबीआई क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ईयर। तो उसके लिए हमें ये डेटा का यूज करना पड़ेगा, नेट आरबीआई क्रेडिट, राइट, टू द सेंट्रल बैंक, नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, यही कह रहा है। तो ट्रेजरी बिल होगा, ये ऐड होगा, यानी इसको हम लोग 0.6 लिख देते हैं। इसको ये भी ऐड होगा, डेटेड सिक्योरिटी, इसको 1.2 लिख देते हैं। ये भी ऐड होगा, इसको 0.1 लिख देते हैं। लोन इन एडवांस भी ऐड होगा, 0.2 लिख देते हैं। और इसमें जो नेट कैश चेंज इन सेंटर कैश बैलेंस हुआ है ना, उसको माइनस कर देंगे, राइट, क्योंकि इंक्रीज हुआ है कैश बैलेंस, यहाँ प्लस लिखा रहा है, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज में इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट है ना, क्रेडिट मतलब उधार होता है, राइट। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो -0.1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और बाकी आपका जो इसका वैल्यू मिलेगा वो 2.1 लाख करोड़ मिलेगा, राइट, 2.1 लाख करोड़, राइट। तो ये 2.1 लाख करोड़ जो है हमारा नेट आरबीआई क्रेडिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट है।
तो आप यदि ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, राइट। तो यही हमारा सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन से हमें 2-3 चीज़ फॉर्मूला सीखने को मिला। आपको मैं फॉर्मूला शो कर देता हूँ एक जगह पे। देखिए इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दे रखा है मैंने, राइट। तो एक तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एक ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस ये। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, वो ये वाला है, राइट। फिजिकल डेफिसिट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीव, ठीक है। क्योंकि टोटल रेवेन्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रेवेन्यू रिसीव प्लस एक्सटर्नल ग्रांट, राइट। तो जैसे लिखिए आप। चलिए, आपको उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना इस पार्टिकुलर सेशन में, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए इसका महत्वपूर्ण बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गवर्नमेंट इन इंडिया इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट की तरफ से किए गए टोटल 15 एक्सपेंडिचर किए गए हैं और सब रुपीज़ करोड़ में है, राइट। तो हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। कितना खर्चा सिर्फ डेली फंक्शन के लिए किया, देखिए ये 15 खर्चा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको बताना है कि कितना खर्चा जो है डेली एक्सपेंस में आया, डेली फंक्शनिंग के लिए किया गया, यानी कि डेली फंक्शनिंग में क्या हो सकता है, सैलरी, इंटरेस्ट, सब्सिडी, जो एसेट क्रिएट नहीं करता है। और दूसरा कह रहा है कि कितना खर्चा एसेट बनाने या लोन देने में किया गया, उसको हमको सेग्रीगेट करना है। और तीसरा सेग्रीगेशन करना है कंबाइंड टोटल ऑफ, यानी दोनों का टोटल, यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और प्रत्येक में ये समझे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। कि कौन सा इसमें खर्चा होगा जो कि हमारा रेवेन्यू में आएगा। देखिए रेवेन्यू होगा, कैपिटल होगा, बस हमको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पहला लिखा है ना डे टू डे एक्सपेंस, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो एक्सपेंडिचर हमारा एसेट क्रिएशन में या लोन में जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, आपको पता होगा। तो हमको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये जो 15 खर्चा दिया गया है, इसमें से कौन सा खर्चा जो है एक्सपेंडिचर जो है हमारा रेवेन्यू है और कौन सा हमारा कैपिटल है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन बाय ऑप्शन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो पहला फर्स्ट जो केस है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट प्रीमियम, क्या लगता है आपको। तो ये जो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट प्रीमियम की बात करें तो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। और यदि हम सब्सिडीज़ की बात करें तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ग्रांट्स दी गई हैं, राइट, क्योंकि ये एसेट क्रिएट नहीं कर रही है, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद नीचे चले हम लोग, तो यदि हम पेंशन, पुलिस और डिफेंस की सैलरी ऑपरेशन की बात करें, क्या लगता है आपको। तो ये आपको क्लासिफिकेशन खुद से आना चाहिए, राइट। तो ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। एजुकेशन, हेल्थ, ब्रॉडकास्टिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। उसके बाद हमारा जो एग्रीकल्चर, पावर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। टैक्स कलेक्शन, एक्सटर्नल अफेयर, पोस्टल डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर है कि यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर ऑन यूटी, दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कलामिटी फंड, कंटिजेंसी फंड जिसको बोलते हैं, राइट। तो कलामिटी फंड जो 15,000 दे रखा है ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ग्रांट्स टू फॉरेन गवर्नमेंट 5,000, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। तो बेसिकली अभी तक जितना भी हमने देखा ना सब के सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। यानी कि 10 नंबर तक तो सबको ऐड करना है हमें। तो मैं एक स्लाइड में आपको सारा डेटा शो कर देता हूँ, राइट। तो ये देखिए यहाँ से 1 से लेके 10 तक, राइट। तो 1 से लेके 10 तक आप सभी को जोड़ दीजिए। थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ, राइट। हाँ, तो 1 से लेके 10 तक आप जोड़ेंगे ना तो 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 70,000, 60,000, 40,000, 50,000, 10,000, राइट। तो आपको 5 लाख मिलेगा। प्लीज़ ऐड इट योरसेल्फ। आपको इसका PDF जो है हमारे कैप्सूल कोर्स में मिल जाएगा, राइट। कैप्सूल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो कितना मिला आपको, 5 लाख मिला। 5 लाख आपका क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और यदि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि वो एक्सपेंडिचर जो कि है एसेट क्रिएशन में हो या लोन देने में हो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ से देखिए, आप डिफेंस इक्विपमेंट परचेज, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर आपका लोन टू पब्लिक इंटरप्राइज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोन टू स्टेट एंड यूटी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोन टू फॉरेन गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये सब के सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सभी को जोड़ दीजिए ना, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 90,000 नहीं मिलेगा। देखिए तो 90,000 मिल गया आपको, तो क्या मिल गया आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल गया, ठीक है। तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है, 5 लाख और 90,000, ठीक है। अब एक और ऑप्शन देख लीजिए। अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है,
राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकाला जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा गया है जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड सवाल है। तो एक देश के फाइनेंशियल ईयर की फिगर कुछ इस प्रकार से है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड NFIA इन्होंने 20,000 एक्चुअली डेटा करोड़ में है, तो 20,000 करोड़ इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ NFIA है। डेप्रिसिएशन 30,000 करोड़ है। GNP इन्होंने दे रखा है 5,50,000 करोड़। आपको बताना है कि इसका GDP क्या है, NNP क्या है और NDP क्या है। और इसी तरह से आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3 वैल्यू सेट आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ABCD। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए पहले, ठीक है। आपने अपना जो कंसेप्ट पढ़ा है देखिए कितना सही है, आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और चलिए आपने उम्मीद किया है, आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मीन्स फॉर्मूला का ही खेल है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको GNP, ठीक है, GNP यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। तो GDP हमें निकालना है रिवर्स। तो GDP को हम लोग नहीं लिख सकते हैं ऐसा, GDP इज इक्वल टू GNP माइनस NFIA, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है कि GNP जो होता है ना वो GDP प्लस NFIA होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड बोलते हैं इसको हम लोग, राइट। तो यदि हमें अब हम मान लीजिए कि GNP दिया हुआ है, GDP निकालना है, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो सिंपल सी बात है। अब फॉर्मूला तो आपको वैल्यू दिया ही हुआ है यहाँ पे, तो पुट कर दीजिए। GNP कितना दे रखा है इन्होंने, GNP दे रखा है 5,50,000 और NFIA कितना दे रखा है 20,000, राइट। तो माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5,30,000 नहीं हो जाएगा। तो हमें ये कितना मिल गया, GDP मिल गया 5,30,000, ठीक है। अब बात आती है NNP कैसे निकाला जाए। तो NNP निकालने के लिए ना क्या करना पड़ेगा आपको कि NNP का जो फॉर्मूला होता है ना, उसके लिए आपको GNP में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब और मैंने अपने लेक्चर में इसका ट्रिक भी बताया था, कैसे आप इसको आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। चलिए, तो GNP माइनस डेप्रिसिएशन आप यदि करेंगे तो आपको NNP मिल जाएगा। तो GNP कितना दे रखा है इन्होंने, 5,50,000 दे रखा है, और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है इन्होंने, 30,000 दे रखा है। तो माइनस कर दीजिए आप, तो ये कितना मिल जाएगा वो आपको, 5,20,000 नहीं मिल जाएगा, 5,20,000। तो ये आपको क्या मिल गया, NNP मिल गया। अच्छा, तीसरा है हमारा NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा देखिए, मतलब थोड़ा समझ लीजिए, मतलब देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है वो 5.3 लाख करोड़ है। और जब पुराने कैपिटल गुड्स का वैल्यू कम होता है, जिसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो उसको माइनस करने के बाद हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और तीसरा है NDP होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपको NDP निकालना है ना, तो NNP ले लीजिए। जैसे आप GNP माइनस NFIA किए थे, वैसे आप NNP माइनस NFIA कर दीजिए, राइट। तो NNP कितना दे रखा है इन्होंने, अभी हमने निकाला ना NNP 5,20,000 का, ठीक है। तो 5,20,000 का हमारा NNP है। और NFIA कितना निकाला है हमने, NFIA हमने निकाला है 20,000 का, ये हमने दे रखा है हमें, राइट। तो 20,000 माइनस कर दीजिए तो ये 5 लाख हो जाएगा, राइट, 5 लाख हो जाएगा। तो तीनों आंसर मिल गया ना आपको। एक है हमारा GDP है 5,30,000 करोड़, और NNP है हमारा 5,20,000 करोड़, NDP है हमारा 5 लाख करोड़, राइट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन देने का मतलब यही था कि आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, राइट। मेन चीज़ ये है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बता सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, नहीं ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन ए सही है, राइट। चलिए, तो देखिए यही 3 फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो बस बेसिकली ये 3 फार्मूला आपको याद रख लेना है अच्छे तरीके से। बस ये आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं भी, राइट। चलिए दोस्तों, आप JIV की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपको क्विक मटेरियल, रिवीजन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। नंबर आप सेव कर लें, बहुत ही हेल्प काम आएगा आपको। और दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको क्विक रिवीजन मटेरियल मिलते हैं, जिसके माध्यम से जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उसको आपको माइंड मैप फॉर्मेट में, पिक्टोरियल फॉर्मेट में हमारे कैप्सूल कोर्स के अंदर मिलते हैं। विशेष जानकारी के लिए या मुझे व्हाट्सएप करें या डिस्क्रिप्शन में जाएँ। और दोस्तों आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है JIV NCIRB मेड सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है आप। चलिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके सामने, आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको कुछ डेटा दी गई हैं, जैसे कि GVA एट फैक्टर कॉस्ट, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कितना दे रखा है इन्होंने, 7 लाख का दे रखा है, सब कुछ करोड़ में है। प्रोडक्शन टैक्स इन्होंने दे रखा है 20,000 करोड़, प्रोडक्शन सब्सिडी दे रखा है 5,000 करोड़, प्रोडक्ट टैक्स दे रखा है 30,000 करोड़,
प्रोडक्ट सब्सिडीज दे रखा है 10,000 करोड़। ठीक है, हमें 3 चीज़ बताना है। क्या बताना है? GVA एट बेसिक प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस ऑफ द आउटपुट इफ बेसिक प्राइस इज ₹100। चलिए, तो ये 3 चीज़ें हमें बतानी है और ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं, राइट। तो GVA एट बेसिक प्राइस, GDP एट मार्केट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ आउटपुट इफ बेसिक प्राइस इज ₹100। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि GVA एट बेसिक प्राइस कैसे निकालें, क्योंकि हमें पहले तो वही निकालना है ना, GVA एट बेसिक प्राइस कैसे निकालें। हाउ टू कैलकुलेट द GVA एट बेसिक प्राइस। उसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि GVA एट द रेट बेसिक प्राइस इज इक्वल टू GVA एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। टैक्स को जोड़ दीजिए, सब्सिडी को घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको बेसिक प्राइस मिल जाएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए फैक्टर कॉस्ट जो होता है ना, उसमें हम सिर्फ वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन टैक्स जोड़ देते हैं ना और सब्सिडी घटा देते हैं तो बेसिक प्राइस मिलता है। मतलब बिजनेस के एक्चुअल कॉस्ट जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आता है, ठीक है ना। और केवल फैक्टर कॉस्ट में केवल हम क्या देखते हैं कि सिर्फ वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन जब उसमें हम प्रोडक्शन टैक्स जोड़ते हैं, सब्सिडीज़ को घटा दें, तो हमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस दिखता है, समझे, वो हमारा बेसिक प्राइस होता है। इसीलिए ये फॉर्मूला है, आपको मैंने फॉर्मूला के बारे में समझा दिया। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट कितना दे रखा है हमें? 7 लाख दे रखा है, तो 7 लाख करोड़ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 लाख, ठीक है, 7 लाख करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? प्रोडक्शन टैक्स को ऐड करना है, राइट, उसको 0.2 लाख लिख दीजिए। अच्छा, प्रोडक्शन सब्सिडीज़ को माइनस करना है तो इसको 0.05 लिख दीजिए। अच्छा रहेगा कि आप लाख में ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको मिलेगा 7,15,000, राइट, ये आपको मिलेगा GVA एट बेसिक प्राइस। चलिए, एक बात तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें दूसरा क्या निकालना है जरा देख लीजिए। दूसरा जो हमें निकालना है वो है GDP एट मार्केट प्राइस। आइए GDP एट मार्केट प्राइस को निकालते हैं। कैसे निकाला जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस? तो दोस्तों देखिए, GDP एट मार्केट प्राइस यदि आपको निकालना है तो उसका जो फंडा है वो क्या है कि GDP एट द रेट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GVA एट द रेट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, राइट। तो ये फॉर्मूला है। तो बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है दोस्तों? अभी हमने GVA एट द बेसिक प्राइस तो निकाल लिया ना, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों? देखिए, मार्केट प्राइस में वो सब कुछ होता है जो फाइनल बायर देता है, जिसमें GST जैसे टैक्स जोड़े होते हैं और जो सब्सिडी गवर्नमेंट देगी वो माइनस करते हैं। इसीलिए GDP एट द मार्केट प्राइस हमने ऐसे निकाला है। तो अब यहाँ बताइए GVA एट मार्केट प्राइस हमने कितना निकला था? अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है दोस्तों? 7,15,000 निकला है ना, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट टैक्स कितना दे रखा है? देखिए, प्रोडक्शन टैक्स अलग चीज़ होता है, प्रोडक्ट टैक्स अलग चीज़ होता है। आप यहाँ पे खुद नोटिस करेंगे इस चीज़ को, ये देखिए ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट टैक्स में कितना है यहाँ पे? 30,000 दे रखा है, तो 30,000 को जोड़ दीजिए। और क्या है? प्रोडक्ट सब्सिडी कितना दे रखा है? 10,000, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। और बस इतना ही करना है। तो कितना हो जाएगा? 7,35,000 नहीं हो जाएगा, 7,35,000 हो जाएगा। तो ये हमारा GDP एट मार्केट प्राइस निकल गया। ऑप्शन क्वेश्चन 2 भी क्लियर हो गया, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा वो भी देख लीजिए। कह रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ आउटपुट इफ बेसिक प्राइस इज 100। आउटपुट का मार्केट प्राइस क्या होगा यदि बेसिक प्राइस क्या है हमारा? 100 है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मतलब अगर एक प्रोडक्ट की बेसिक प्राइस ₹100 है तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा? बेसिक प्राइस को 100 मान रहे हैं हम लोग, तो फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला कुछ नया नहीं यूज करना है, बस फॉर्मूला मैं आपको लिख ही देता हूँ यहाँ पे। जो फॉर्मूला में यूज करना है ना वो ये है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, राइट। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, बेसिक प्राइस कितना दे रखा है? अब यहाँ पे 100 रुपया ले रहा है ना, बेसिक प्राइस बोल रहा है कि 100 रुपया ले लो, ठीक है, 100 रुपया ले लिए। अच्छा, अब उसमें से तो 100 रुपया यदि आपका बेसिक प्राइस है तो प्रोडक्ट टैक्स 30 रुपया नहीं होगा, 30। यदि 1 लाख है तो 30,000 है, ठीक है ना। यदि 1 लाख है तो 30,000 है, तो 100 होगा तो 30 होगा। अच्छा, सब्सिडीज कितना हो जाएगा? 10,000 है तो 10 हो जाएगा, तो ये 120 नहीं हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एक प्रोडक्ट की बेसिक प्राइस 100 रुपया है तो उसका मार्केट प्राइस 120 रुपया होगा, क्योंकि प्रोडक्ट पे 30 टैक्स लगेगा और 10 रुपया सब्सिडी मिलेगा।
ठीक है, तो आपने देखा तीनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इसका सही जवाब क्या है, आप ऑप्शन नंबर मिला लीजिए। तो पहला का जवाब था 7,15,000, दूसरा का जवाब था 7,35,000, तीसरा का था 120। तो ऑप्शन नंबर ए करना होगा। हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव ये बेसिक क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल बहुत देख लिए, हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि FRPM एक्ट 2003 को जुलाई 5 2004 से, देखिए FRBM एक्ट 2003 नाम है और इसको 5 जुलाई 2004 से लागू किया गया। इसका गोल था फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करना। और देखिए कुछ टारगेट भी रखे गए थे जो कि आपको यहाँ पे दे रखे हैं। क्या क्या टारगेट रखा गया था एक बार देख लीजिए, आपके बुक से लिया गया है सारा डेटा। सबसे पहला टारगेट था कि रेवेन्यू डेफिसिट को 31 मार्च 2008 तक, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, रेवेन्यू डेफिसिट को 31 मार्च 2008 तक हटाना, फिजिकल डेफिसिट को 3% GDP तक लाना और गारंटीज़ 0.5% GDP तक लिमिट करना। लेकिन 2008-2010 के बीच ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, स्टिमुलस पैकेज आए, राइट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, स्टिमुलस पैकेज आए, राइट, जिसके कारण फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, 6% हो गया, राइट, 6% और 6.4% तक पहुंच गया। और रेवेन्यू डेफिसिट भी आप देखेंगे 4.5 से 5.2% तक चला गया। तो सवाल है, अब ये तो डेटा आपको दी गई है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, जो आपकी 4 स्टेटमेंट दी गई है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई कह रहा है क्या कि FRBM एक्ट के तहत सरकार कभी भी 3% से ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं रख सकती। ऑप्शन बी कह रहा है कि RBI को अलाउड है कि वो सरकार का डायरेक्ट डेफिसिट फाइनेंस करे। ऑप्शन 3 कह रहा है कि FRBM एक्ट के तहत सरकार को हर साल 3 पॉलिसी स्टेटमेंट बजट के साथ देने होते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है कि 2008-10 के दौरान भी FRBM के टारगेट को पूरा कर लिया गया था। तो कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, ये पूछा गया है। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है क्या कि ये गलत है, क्योंकि दोस्तों यह कह रहा है कि सरकार कभी भी 3% से ऊपर जा नहीं सकती ये टारगेट को। लेकिन FRBM एक्ट में प्रोविजन है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस, अब देखिए कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होते हैं, जैसे कि आपके वार हो गए, राइट, जैसे कि आपके वार हो गए, जैसे कि आपके नेशनल सिक्योरिटीज़ हो गए या इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, इसमें यह लिमिट ब्रीच हो सकता है, राइट। तो 2008 का जो ग्लोबल क्राइसिस था ना, वो एक बड़ा एग्जांपल है जब फिजिकल डेफिसिट 6% से ऊपर चला गया, राइट। तो 3% कोई एब्सोल्यूट लिमिट नहीं है, इमरजेंसी में रिलैक्सेशन मिलता है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये भी गलत है, यह बोल रहा है कि RBI डायरेक्टली गवर्नमेंट का डेफिसिट फाइनेंस कर रहा है। लेकिन FRBM एक्ट के बाद RBI को प्रोहिबिट किया गया है कि वो प्राइमरी मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे, मतलब डायरेक्ट बोरोइंग बंद कर दी गई है। तो क्या लगता है आपको, मतलब RBI क्या कर सकती है? RBI केवल और केवल सेकेंडरी मार्केट से, राइट, सेकेंडरी मार्केट में काम करता है, सरकार को डायरेक्ट पैसा नहीं देता, राइट। तो ये ऑप्शन बी क्या है, गलत है। ऑप्शन ए गलत हमने देखा, बी गलत देखा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। यह कह रहा है कि सरकार को हर साल 3 स्टेटमेंट देने पड़ते हैं और ये FRBM का एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन। नाम बता सकते हैं क्या ये 3 स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर FRBM का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। एक होता है हमारा मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, एक होता है हमारा, मैं आपको तीनों का नाम नीचे दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे आप देखिए इसका स्टेटमेंट, इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ ये देखिए, ये 3 स्टेटमेंट होते हैं, राइट। देखिए मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी और माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो ये पार्लियामेंट के सामने बजट के साथ प्रेजेंट किए जाते हैं जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग ट्रांसपेरेंट हो। यह एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है जिससे पब्लिक को पता रहे कि सरकार अपनी फाइनेंस कैसे हैंडल कर रही है, राइट। और ऑप्शन डी को भी जरा देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या कर रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है कि 2008 और 10 के दौरान टारगेट पूरा हो गए थे, लेकिन रियलिटी में फिजिकल डेफिसिट तो 6% था और 6.5% तक चला गया था, और रेवेन्यू डेफिसिट भी टारगेट से काफ़ी ज़्यादा था। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, राइट। तो वही चीज़ आप देखिए, रिवीजन करना है तो सबसे लास्ट में मैंने मेन पॉइंट को आपको समझा दिया है। चलिए आपको मैं अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगले क्वेश्चन में आपको MCLR से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। MCLR पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स MCLR को RBI ने अप्रैल 2016 में इंट्रोड्यूस किया था बेस रेट की जगह पे, पता होगा आपको, ताकि इंटरेस्ट रेट पॉलिसी का बेटर इम्पैक्ट हो लोगों तक। तो कौन सा ऑप्शन MCLR के कंपोनेंट के फीचर को सही तरीके से कैप्चर करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली कैप्चर द कंपोनेंट एंड फीचर ऑफ द MCLR फ्रेमवर्क? एक बार पढ़िए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली फीचर कर रहा है? तो पहले हम लोग ऑप्शन ए की बात करते हैं। MCLR is based only on
हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ फंड एंड डज नॉट कंसिडर करंट मार्जिनल बोरिंग। तो ऑप्शन ए बोलता है कि एमसीएलआर सिर्फ पुराने यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है, लेटेस्ट बोरिंग को कंसिडर नहीं करता। ये तो साफ गलत है। एमसीएलआर का मतलब नाम ही में लिखा हुआ ना, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो लेटेस्ट पैसे बैंक ने बोरो किए हैं, राइट। मार्जिनल का मतलब ये होता है कि जो लेटेस्ट पैसा बैंक ने बोरो किया है उनकी कॉस्ट को काउंट किया जाता है। तो पुराने डेटा नहीं, नए इंटरेस्ट रेट की कॉस्ट पे फोकस होता है, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो टेनर प्रीमियम अंडर एमसीएलआर इज बोरोवर स्पेसिफिक एंड वैरिड फॉर डिफरेंट कस्टमर, यानी कह रहा है कि टेनर प्रीमियम हर कस्टमर के लिए अलग अलग होता है। यह भी गलत है। देखिए, टेनर प्रीमियम जो है बोरोवर स्पेसिफिक नहीं होता, यह फिक्स होता है बेस्ड ऑन लोन की मैच्योरिटी, राइट। बेस्ड ऑन क्या? मैच्योरिटी ऑफ लोन। टेनर प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो लोन है वो कितना, उसका मैच्योरिटी क्या है, उस पर टेनर प्रीमियम डिपेंड करता है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द लोन। जैसे कि मान लीजिए 1 साल का लोन है या 6 महीने का लोन है, तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा, राइट, जितना ज़्यादा आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा आपका प्रीमियम होगा। सिंपल सी बात है। तो टेनर प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है? लोन की मैच्योरिटी पे बढ़ता है। ड्यूरेशन बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी की बात कर लें तो एमसीएलआर इंक्लूड्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड ट्रेड प्रीमियम। ये बिल्कुल सही बात है। ये तीनों कंपोनेंट होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ कि नए लोन लेने का खर्चा, राइट। नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर का मतलब क्या हुआ कि सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता पर बैंक को पैसा रिजर्व रखना पड़ता है तो नुकसान होता है, राइट, और इसीलिए नेगेटिव कैरी बोलते हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बैंक का डेली खर्चा, लोन प्रोसेस करने का कॉस्ट, वो इंक्लूड होता है। और टेनर प्रीमियम तो आप जानते ही हैं, लोन लॉन्ग ड्यूरेशन लोन पे एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। यह सब मिलके बनता है एमसीएलआर। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अंडर एमसीएलआर बैंक पब्लिश सिंगल बेंचमार्क रेट एप्लीकेबल टू ऑल टेनर एंड लोन टाइप। तो ये कह रहा है कि बैंक एक ही एमसीएलआर रेट पब्लिश करता है सभी लोन के लिए। गलत है। देखिए, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता दूं कि बैंक जो है मल्टीपल एमसीएलआर रेट पब्लिश करता है। जैसे कि एक ओवरनाइट होता है, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ कि क्या क्या कभी कभी फ्रिक्वेंसी भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये तो फॉर्मूला आपको पता चल गया। देखिए, ये सब फ्रिक्वेंसी होता है। ओवरनाइट हो सकता है, राइट, 1 मंथ हो सकता है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, राइट। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हर लोन की मैच्योरिटी अलग होती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यदि करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट, कि एमसीएलआर इंक्लूड्स कंपोनेंट लाइक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनर प्रीमियम। चलिए, और एक यही चीज़ आपको एक क्विक समरी भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे क्विकली रिकैप है, सारा पॉइंट को एक जगह लिखा गया है। चलिए, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ें। यदि चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि आरबीआई ने एसडीएफ का इंट्रोडक्शन किया था लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। एसडीएफ क्या होता है? एसडीएफ का फुल फॉर्म याद दे सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्यों लाया था आरबीआई ने? लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, राइट। तो सवाल है कि कौन सा ऑप्शन एसडीएफ के फ्यूचर और रेगुलेटरी रूल को सही तरीके से एक्सप्लेन करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि एसडीएफ इज कोलेटरल बेस्ड टूल under which RBI provides government security to the bank in return for absorbing surplus liquid. ऑप्शन बी कर रहा है कि SDF was introduced under amendment to the section 42 of the RBI Act. ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि अंडर SDF deposit placed with RBI are treated as eligible CRR balance but not SLR asset. ऑप्शन डी कर रहा है कि SDF is a collateral free instrument that allow RBI to absorb surplus liquidity with deposit eligible for SLR but not counted towards CRR. चलिए समझते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि एसडीएफ एक कोलेटरल बेस्ड टूल है जिसमें आरबीआई बैंक को 2020। तो ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों एसडीएफ को सेक्शन 17, सेक्शन नंबर 17, ठीक है, सेक्शन नंबर याद रखिएगा, सेक्शन 17 ऑफ द आरबीआई एक्ट के अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, ना कि सेक्शन 42 के अंदर, राइट। और इसका लॉन्च जो है ना, लॉन्च कब हुआ था? 8 अप्रैल को हुआ था। 8 अप्रैल 2022 को हुआ था। 8 अप्रैल 2022 को इसको लॉन्च हुआ था। चलिए, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, अंडर एसडीएफ डिपॉजिट प्लेस विद आरबीआई ट्रीटेड एज एलिजिबल सीआरआर बैलेंस। तो ये कन्फ्यूजन है। ये कहता है कि एसडीएफ डिपॉजिट सीआरआर में काउंट होते हैं, क्या लगता है? लेकिन सच यह है कि एसडीएफ डिपॉजिट सीआरआर के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि सेक्शन 42 में सीआरआर डिफाइन है और एसडीएफ इसमें काउंट नहीं होता। इसके लिए सेक्शन देखिए ना, 17 बताया ना आपको, और सीआरआर का सेक्शन आपको कितना है याद है ना? आपको कितना है? सेक्शन 42। तो सेक्शन 42 में ये काउंट नहीं होता है, राइट। इसीलिए ये जो है गलत है। लेकिन एसडीएफ डिपॉजिट एसएलआर के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है ना। एसएलआर के लिए एलिजिबल है लेकिन सीआरआर के लिए एलिजिबल नहीं है,
अच्छा, और ऑप्शन डी को जरा देखते हैं क्या कर रहा है। ऑप्शन डी कर रहा है कि एचडीएफ इज अ कोलेटरल फ्री इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोलेटरल फ्री टूल है, राइट। इट इज़ कोलेटरल फ्री होता है, कम्प्लीटली कोलेटरल फ्री होता है, राइट। और उसके बाद दोस्तों दूसरी बात है कि आरबीआई मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है इसके थ्रू। एचडीएफ के थ्रू आरबीआई क्या करता है कि मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है, वही तो इसका मेन काम है। और दोस्तों एचडीएफ डिपॉजिट्स एसएलआर में काउंट होते हैं, सीआरआर में काउंट नहीं होते। और यह फैसिलिटी कब आया था? 8 अप्रैल 2022 से आया था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टूल में से एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, राइट। तो चलिए, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं जो की फैक्ट्स हैं, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। सब मेन फैक्ट यहाँ पे, क्विक रिकैप यहाँ पे दिया गया है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब से ऑपरेशनल है, नेचर क्या है, पर्पस क्या है, किसका पार्ट है, किसका पार्ट नहीं है, एवरीथिंग हैज़ बीन रिटन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर। सारा मॉड्यूल भी के आपके मैकमिलन बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एसएलआर का क्या पर्पज़ है, इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं और इसका रेगुलेशन किस लॉ के अंदर आता है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? चलिए ऑप्शन ए की बात करें, एसएलआर इज मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट, इंक्लूड कैश, गोल्ड एंड ऑल टाइप ऑफ कंपनी शेयर एट करंट मार्केट वैल्यू। क्या लगता है आपको? ये तो गलत है ना। पहली बात की यह कह रहा है कि एसएलआर सेक्शन 42 के अंदर आता है, यही तो गलत हो गया, क्योंकि एसएलआर असली में कहाँ पे आता है? ये सेक्शन 24 के अंदर आता है, वो भी किसके अंदर आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आता है, राइट। आरबीआई एक्ट के अंदर नहीं आता है। और दूसरी गलती यह है कि यह कह रहा है कि एसएलआर में कंपनी शेयर भी इंक्लूड होते हैं, ये कंपनी शेयर नहीं आते, राइट। तो देखिए कैश, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटी इंक्लूड होते हैं, प्राइवेट कंपनी शेयर इसमें अलाउड नहीं होते, तो इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात कर लें, एज ऑफ जून 1, 2022 ऑन स्केड्यूल कमर्शियल बैंक मस्ट मेंटेन एसएलआर ऑफ 18%। हाँ, ये बुक में आपको लिखा हुआ है, ये सही है। एसएलआर को मेंटेन करना होता है हर स्केड्यूल कमर्शियल बैंक को, और डीटीएल का 18% था। ये जून 1, 2022 का बात है, राइट, ये सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो इट इज़ मीन्ड ओनली टू प्रोवाइड इमरजेंसी लिक्विडिटी टू द बैंक एंड नो रोल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट एक्सपेंशन और इंश्योरिंग बैंक सॉल्वेंसी। तो ये भी गलत है। एसएलआर का काम सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में पैसा देना नहीं होता। एसएलआर का पर्पस आपको पता है ना क्या क्या होता है? कि सबसे पहले देखिए ये 3 काम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काम भी लिखा हुआ है। क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है, मतलब कि बैंक ज़्यादा लोन ना दे बिना बैकअप के, इसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। फिर दूसरा होता है सॉल्वेंसी इंश्योर करना, मतलब कि बैंक के पास हमेशा बैकअप हो, इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। और बैंक को मजबूर करना कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे, ये भी तीसरा काम। तो एसएलआर का रोल काफ़ी स्ट्रेटजिक होता है, सिर्फ इमरजेंसी काम नहीं होता। और फिर कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एसएलआर इज फिक्स्ड वंस अ ईयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड कैन नॉट एक्सीड 30% ऑफ डीटीएल। अब देखिए ये भी गलत है, एसएलआर को फिक्स करता है आरबीआई, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। और आरबीआई उसका लेवल गैजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज करता है। और इसका आपको लिमिट पता होगा ना, 0% से लेकर 40% तक, है ना, हो सकता है। 30% कोई अपर फिक्स लिमिट नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आपने यदि बी करेक्ट किया तो बिल्कुल अच्छी बात है, राइट। तो दोस्तों इसका अब आप एक जगह यदि शॉर्ट समरी चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारा पॉइंट एक पॉइंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है क्विकली रिकैप के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। एमएसएफ पे आते हैं। सब तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें सवाल आ चुके हैं पिछले एग्जामिनेशन में। सवाल है कि एमएसएफ के की फीचर, लिमिट्स और पर्पस को करेक्टली कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है। चलिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि एमएसएफ अलाउ scheduled commercial bank to borrow unlimited fund from RBI overnight at the base rate using their CRR reserve in the case of any liquidity shortfall। तो यह ऑप्शन गलत है। सबसे पहला कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि एमएसएफ में बैंक अनलिमिटेड पैसा नहीं ले सकते, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है देखिए, अनलिमिटेड फंड, अनलिमिटेड पैसा नहीं ले सकते। वो सिर्फ अपने एनडीटीएल का 2% तक ही ले सकते हैं। बैंक का जो अपना एनडीटीएल होता है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसका कितना ले सकते हैं? 2% तक ले सकते हैं, राइट। अब वो भी अपने एसएलआर सिक्योरिटी से ही ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ बोला गया है कि सीआरआर, यहाँ देखिए ना सीआरआर लिखा है, तो सीआरआर को टच नहीं किया जा सकता, वो तो मैंडेटरी रिजर्व होता है, राइट। और दूसरी गलती है कि एमएसएफ बेस रेट पे नहीं बल्कि रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होता है। एक और गलती आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ देखिए लिखा है बेस रेट से नहीं डिसाइड होता है, ये जो रेपो रेट होता है ना, उससे ये 0.25% ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये दूसरी गलती है, ठीक है। और यहाँ यानी एक पैनल रेट पे दिया जाता है ये आपको एमएसएफ का। तो बातें समझ में आ गई आपको। पहले बात क्या बताया आपको कि एनडीटीएल का 2% तक ही आप ले सकते हैं एमएसएफ, राइट। अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है, और वो भी अपने एसएलआर सिक्योरिटी से ही ले सकते हैं। चलिए ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि एमएसएफ इज अ फैसिलिटी फॉर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू बोरो ओवरनाइट फ्रॉम आरबीआई
यूजिंग 2% ऑफ द NATL फ्रॉम द SLR होल्डिंग एट द पेनल रेट अबव द रेपो रेट। यस, सभी एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, सबसे पहली बात शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए होता है केवल, और किसी के लिए नहीं। ये अपने SLR सिक्योरिटी का यूज़ करके ओवरनाइट पैसा ले सकते हैं, और रेट जो होता है, लिमिट होती है इनकी NDTL का 2%, उसके ऊपर नहीं ले सकते ये। और रेट जो होता है वो क्या होता है, पैनल रेट होता है। और यह फैसिलिटी उन सिचुएशन में यूज़ होती है जब बैंक के पास अचानक पैसा कम पड़ जाए, यानी लिक्विडिटी का क्राइसिस हो जाए। चलिए ऑप्शन सी की ओर बढ़ें। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है कि अंडर MSF बैंक बोरो फंड फ्रॉम RBI यूजिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड एज कोलेट्रल एट द रिवर्स रेपो रेट विच एक्ट एज अपर बैंड ऑफ द LAF कॉरिडोर। अब ये ऑप्शन में क्या गलती है बताइए। देखिए MSF में कॉर्पोरेट बॉन्ड का यूज़ तो पहली बात होता नहीं है, सो सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट बॉन्ड इज नॉट यूज इन MSF, राइट, सिर्फ SLR सिक्योरिटी का यूज होगा। और यहाँ लिखा है कि रिवर्स रेपो रेट, जबकि MSF का रेट होता है रेपो रेट से ज़्यादा, वो तो अपर बैंड है। रिवर्स रेपो रेट जो है अपर बैंड है, राइट। रिवर्स रेपो या SDF रेट तो होता है लोअर बैंड, राइट। तो ये चीज़ रखना है। तो MSF कन्फ्यूजन मत कीजिए, MSF इज ऑल अबाउट SLR बेस्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग एट पेनल रेट। ऑप्शन डी कर रहा है कि MSF हैज नो रिलेशनशिप विद LAF कॉरिडोर एंड इज यूज सोनली फॉर लॉन्ग टर्म फंडिंग एंड गवर्नमेंट बोरोइंग पर्पसेस। ये तो पूरा ऑप्शन ही गलत डायरेक्शन में है। MSF का डायरेक्ट कनेक्शन है LAF से। MSF का रेट ही तो होता है LAF का अपर बैंड। देखिए ये हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है ना, इसका लोअर बैंड होता है और एक अपर बैंड होता है, राइट, और एक अपर बैंड होता है। तो जो अपर बैंड होता है ना, यही हमारा MSF होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट। LAF का जो अपर बैंड होता है, और MSF होता है ओवरनाइट बोरोइंग के लिए, कोई लॉन्ग टर्म या गवर्नमेंट बोरोइंग का टूल नहीं है ये, राइट। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक बार आप रिकॉल कर लीजिए सारा फैक्ट को जो अभी हमने आपको बताया। यहाँ पे सारा फैक्ट एक साथ रिकॉल किया गया है, आप देख सकते हैं। यस, दिस आर द फैक्ट, हु कैन बोरो, व्हाट इज़ बोरोड, कोलेट्रल कितना मिलेगा, लिमिट कितना है, रेट क्या है, पर्पस क्या है, लोअर बैंड क्या होता है, अपर बैंड क्या होता है, दैट्स ऑल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि डिप्रेशन फेज के बाद इकोनॉमिक रिकवरी कैसी होती है, कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करता है। तो डिप्रेशन फेज के बाद इकोनॉमिक रिकवरी जो होती है वो कैसी होती है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ए कर रहा है कि रिकवरी बिगिन व्हेन आइडल वर्कर स्टार्ट वर्किंग एट लो वेजेस, कंज्यूमर बिगिन टू कंज्यूम अगेन एंड बैंक लैंड मोर मनी विच लीड टू हायर डिमांड, इंक्रीज प्राइस, प्रॉफिट एंड एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है। तो ये रिकवरी कब होगा ना, रिकवरी कब होगा बताइए। रिकवरी तब स्टार्ट होता है जब जो आइडल वर्कर हैं, जो काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहे हैं, वो कम वेज पे काम करना शुरू कर देते हैं। पहला पॉइंट वही तो यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे देखिए आप, राइट, वही तो यहाँ लिखा गया है। दूसरा बात क्या होगा, जो कंज्यूमर हैं, जो प्राइसेस के नीचे गिरने का वेट कर रहे थे, वो फिर से कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी लोएस्ट लेवल पे होता है। देखिए ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या होता है कि बैंक भी अपने कैश रिजर्व को यूज़ करते हैं और ईजी टर्म पे लोन देना शुरू कर देते हैं, जिससे डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसका इफेक्ट यह होता है कि प्राइस बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट भी बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट रिवाइव होता है और एंटरप्रेन्योर में ऑप्टिमिज्म बढ़ता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है। ऑप्शन बी को जरा देख लें। ऑप्शन बी में क्या कर रहा है कि रिकवरी ऑकर व्हेन बैंक स्टॉप लैंडिंग मनी एंड प्राइसेस एंड वेज रिमेन स्टैग्नेंट लीडिंग टू राइज इन द कंज्यूमर सेविंग। ये तो साफ उल्टा कर रहा है। रिकवरी तब होता है ना जब बैंक ज़्यादा लैंडिंग करते हैं, ना कि जब बैंक लैंडिंग बंद कर दें। अगर प्राइस और वेज स्टैग्नेंट रहेंगे तो डिमांड कैसे बढ़ेगा, और जब डिमांड नहीं बढ़ेगा तो रिकवरी का प्रोसेस ही रुक जाएगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कर रहा है कि ड्यूरिंग द रिकवरी फेज द गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स। बताइए, देखिए दो ऑप्शन भी सही हो सकता है, इसलिए सब ऑप्शन देखना जरूरी है। द गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स, द गवर्नमेंट रेजेज द इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन लीडिंग टू द स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यह भी गलत है। अगर गवर्नमेंट टैक्स और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन यह रिकवरी को स्लो डाउन कर देगा। रिकवरी में क्रेडिट डिमांड बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट को लो रखा जाता है ताकि बोरोइंग बढ़े और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव हो। और ऑप्शन डी का रहा है क्या, इसको भी बार देख लीजिए। रिकवरी बिगिन व्हेन कंज्यूमर स्टॉप परचेजिंग गुड्स, राइट, एंड सर्विसेज लीडिंग टू एक्सेस ऑफ सप्लाई विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन लोअर वेज एंड इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। तो गलत है, क्योंकि रिकवरी तब होती है जब कंज्यूमर गुड्स और सर्विस खरीदने स्टार्ट करते हैं, ना कि जब वो खरीदना बंद कर देते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो एक्सेस सप्लाई नहीं होता, बल्कि डिमांड सप्लाई बैलेंस इंप्रूव होता है, और यह लोअर वेज और हाई अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन नहीं बनाता। तो बस आपको बस ध्यान रखना है कि रिकवरी का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब वही चीज़ आपको यहाँ पे एक बार रिकॉल कर सकते हैं ये इस पॉइंट के माध्यम से। धीरे देखिए रिकवरी का ट्रिगर क्या है और रिकवरी का कॉन्सिक्वेंस क्या है, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। बूम फेज के बारे में पूछा जा रहा है।
आइए देखते हैं बूम फेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों ऑप्शन ए कर रहा है कि इन द बूम फेज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज एंड देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द फॉलिंग प्राइस एंड वेजेस लीडिंग टू स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या लगता है बूम फेज के बारे में स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बूम फेज में प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज होती है, ठीक है ना। जो हमारा बूम फेज होता है इसमें जो हमारा कैपेसिटी होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, यानी बूम फेज में जो हमारा कैपेसिटी होता है वो फुल्ली यूटिलाइज होता है, राइट, फुल्ली यूटिलाइज है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिमांड बढ़ जाती है ना कि कम होती है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड घटेगा नहीं, डिमांड बढ़ेगा ना कि कम होती है। और इस फेज में प्राइस भी बढ़ती है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फॉलिंग प्राइस, नहीं प्राइस बढ़ेगा, राइट। और वेज भी बढ़ता है, यहाँ लिखा है वेजेज, नहीं फॉलिंग वेज नहीं, वेज बढ़ेगा, राइट, प्राइस बढ़ेगा। और ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट। जैसे मैंने आपको रिकवरी बताया, बूम वही होता है, उसी का एक एडवांस वर्जन होता है। ऑप्शन बी की बात करें, इन द बूम फेज, ड्यूरिंग द बूम फेज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, right, profit rise, investment increase, but inflation also rise, causing a mismatch between demand and supply and leading to the decline in the standard of living। हाँ, ये सही ऑप्शन है। बूम फेज में क्या होता है ना कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं क्योंकि डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है क्योंकि इंटरप्रेनर अपने ऑपरेशन एक्सपेंड करते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी बढ़ने लगती है, क्योंकि इकोनॉमी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो नहीं रखती कि सारी डिमांड को पूरा कर सके, है ना। सबके डिमांड को तो पूरा करने लायक उतना कैपेसिटी तो है नहीं अर्थव्यवस्था में। तो इससे क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच एक मिसमैच आ जाता है, राइट। और जो हमारे फिक्स्ड इनकम ग्रुप हैं और जो सैलरीड लोग हैं स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके वेजेस प्राइस के साथ नहीं बढ़ते, इसीलिए उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरने लगता है। ये सारा का सारा पॉइंट एक ही स्टेटमेंट में कवर्ड है, तो बी नंबर हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी की बात करें तो बूम फेज इज कैरेक्टराइज बाय डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस वेज, स्टैग्नेंट डिमांड लीडिंग टू डिक्लाइन इन प्राइस एंड प्रॉफिट। यह बिल्कुल गलत है। बूम फेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना कि कम होता है, वेजेस भी बढ़ता है और डिमांड स्टैग्नेंट नहीं होता बल्कि बढ़ती है, इसलिए यह ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इन द बूम फेज द इकोनॉमी सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव सप्लाई causing for prices to fall, wages to decrease and demand to stagnate। ये ऑप्शन भी गलत है। बूम फेज में एक्सेस सप्लाई नहीं होता, वो फेज तब होता है जब डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ते हैं, वेजेस भी बढ़ते हैं, इसलिए एक्सेस सप्लाई और फॉलिंग प्राइस का ऑप्शन इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जो सेट है ना, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे के क्वेश्चन आपको बताऊं तो आप प्लीज़ यस लिखिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। बाकी क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अभी तक। ये तो मेन क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस तरह सीरीज़ आपको और भी वीडियो कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप किसी भी प्रकार के कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्विक रिविजन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो